हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम पहले अध्याय को प्रारंभ कर चुके हैं और हमारे पहले अध्याय का नाम है संसाधन एवं विकास। आज हम इस अध्याय के दूसरे भाग को प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है संसाधनों का विकास, नियोजन एवं संरक्षण। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 का भाग 2। बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधनों का परिचय देखते हुए हमने संसाधनों के वर्गीकरण की बात भी की थी। तो हमने क्या जाना था बच्चों? तो बच्चों, हमने यह देखा था कि संसाधन का अर्थ होता है कि पर्यावरण या प्रकृति में मौजूद वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वे संसाधन कहलाते हैं। साथ ही साथ हमने संसाधनों के वर्गीकरण की बात भी की थी, जिसमें हमने 4 आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण देखा था। जिसमें हमने सबसे पहला वर्गीकरण देखा था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमने देखा था समाप्यता के आधार पर, फिर हमने बात की थी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण की, और फिर हमने विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, संसाधनों के विकास की बात करते हैं, उनके नियोजन और संरक्षण की बात करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि संसाधन जो हैं हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इस कारण मानव जो है इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करता है। लेकिन कई बार यह भी देखने को मिलता है कि मानव अपने उपयोग के लिए और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए इन संसाधनों का अति मात्रा में जो है उपयोग और उपभोग करने लग गया है। तो हम क्या कहेंगे कि संसाधन जो कि प्राणी जगत के जीवन यापन के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता के रूप में हम देख रहे हैं, उसका मानव जाति के द्वारा स्वयं के लाभ को बढ़ाने के लिए अति उपभोग बढ़ रहा है। और उसी को देखते हुए हम कहेंगे कि यदि यह अति दोहन और संसाधनों का शोषण ऐसे ही चलता रहा तो न केवल भावी पीढ़ी को इसके लिए समस्याएं झेलनी होंगी, बल्कि वर्तमान पीढ़ी भी इससे नहीं बचेगी। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि हम संसाधनों को संरक्षित करें, संसाधनों का विकास इस प्रकार से करें कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनको बचा सकें, यानी कि उनकी आवश्यकताओं को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हम कहेंगे कि संसाधनों का संरक्षण आज के समय की प्रमुख आवश्यकता है और इसके लिए न केवल भारत को बल्कि विश्व के सभी देशों को अपने अपने प्रयास करने चाहिए। तो हम कहेंगे मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। तो हम कहेंगे कि संसाधनों का जो बंटवारा है वह विश्व में एक जैसा नहीं है। कई देशों के पास में संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर संसाधनों का अभाव भी है। इसी तरीके की स्थिति भारत देश में भी देखने को मिलती है, जहां पर भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और वहीं पर भारत के कुछ राज्यों में संसाधनों का अभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि संसाधनों का बंटवारा न्याय संगत रूप से हो कि सभी की आवश्यकताएं पूरी हों। यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन या शोषण जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में आ सकता है, खतरे में पड़ सकता है। तो इस प्रकार यदि हमने संसाधनों का दोहन, अति दोहन और शोषण नहीं रोका तो हमारा पर्यावरण जो है संकट की स्थिति में आ जाएगा, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और हमारी पारिस्थिति को भी संकट का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और हो रही हैं? तो हम कहेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी को जो है बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं भूमंडलीय तापन की, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसके अलावा हमने कई बार पढ़ा है कि ओजोन परत का भी क्षरण हो रहा है और इसी तरीके से हमने पर्यावरण प्रदूषण को भी कई बार आसपास होते हुए देखा है और उसके भी जो भी
दुष्परिणाम हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरीके से भूमि का निम्नीकरण भी इसी प्रकार का एक संकट है जो कि हमें कई बार देखने को मिलता है, और वह भी कारण है मानव जाति के संसाधनों के प्रति अपनी अरुचि का और संसाधनों के प्रति हमारी जागरूकता में अभाव का। तो इस प्रकार से मानव जाति को ही इसके लिए प्रयास करने होंगे कि हम संसाधनों का बचाव करें, हम संसाधनों का सीमित उपयोग करें, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करें और भावी पीढ़ी के लिए भी उसको बचाएं, जिसे हम कहते हैं सतत रूप से किया गया विकास, सतत पोषणीय विकास अथवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, हर तरह के जीवन यानी कि सभी प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत आवश्यक हो गया है, जिसे हम कहेंगे योजना बनाना संसाधनों के उपयोग की, यानी कि संसाधनों का नियोजन करना या योजनाबद्ध रूप से संसाधनों का प्रयोग करना। तो इसलिए आवश्यक हो गया है कि सभी प्राणियों के अस्तित्व के लिए मानव को संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए, सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, और इसी को कहते हैं संसाधनों का नियोजन करना या योजनाबद्ध रूप से संसाधनों का प्रयोग करना। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि यदि हमें आने वाले समय की अस्तित्व या आने वाले जो भी पीढ़ी है उसके अस्तित्व को यदि बचाना है तो हमें सतत पोषणीय विकास के बारे में सोचना होगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा? तो हम कहेंगे वह अवधारणा जिसके अंतर्गत हम वर्तमान के विकास को जारी रखें, लेकिन इस विकास में हम पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं, अर्थात पर्यावरण के बारे में जागरूकता रखते हुए, पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाते हुए हम अपने विकास को जारी रखें। यही क्या है? सतत पोषणीय विकास है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और इसी के द्वारा हम आने वाली पीढ़ी अथवा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख सकते हैं। यदि हमने संसाधनों का दुरुपयोग समाप्त नहीं किया या दुरुपयोग को कम करने के प्रयास नहीं किए तो सतत पोषणीय विकास संभव नहीं हो सकता और भावी पीढ़ी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से सतत पोषणीय विकास जो है वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। सतत पोषणीय विकास, तो बच्चों सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? तो हम कहेंगे वर्तमान के विकास को जारी रखते हुए हम पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं और भावी पीढ़ी के लिए भी, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी हम संसाधनों का बचाव करें। तो सीमित उपयोग करते हुए हमें आर्थिक विकास को ध्यान में रखना है, यही सतत पोषणीय विकास है। तो हम कहेंगे वह विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए व जिससे हमारे पर्यावरण को हानि अथवा नुकसान ना हो, वह क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि हम पर्यावरण को बचाएं और इसमें हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसे संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना है, हमारे आसपास जितने भी संसाधन हैं उसका इस प्रकार से प्रयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी, जो भावी पीढ़ी है, भविष्य में आने वाली है, उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। उसी प्रकार से हमें प्रकृति में मौजूद संसाधनों का प्रयोग करना होगा। तभी हम कहेंगे इस अवधारणा को सतत पोषणीय विकास की अवधारणा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा। इस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम आर्थिक विकास को करें और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी हम ध्यान में रखें।
इसी के तहत हम बात करेंगे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की, यानी कि सतत पोषणीय विकास के लिए ही न केवल भारत को ध्यान रखना है बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। और ऐसा हुआ भी है। तो ऐसा प्रारंभ हो गया था 1992 से, जब विश्व में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जून माह में होता है। और ये कहाँ होता है? तो बच्चों, यह होता है ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में भी रियो डी जेनेरो जो शहर है वहाँ पर यह पृथ्वी सम्मेलन होता है, जहाँ पर विश्व के विभिन्न राष्ट्र एकत्रित होते हैं और वे कुछ बातों पर सहमत होते हैं कि हमें किस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, और इसके लिए वह एक एजेंडे पर भी सहमत होते हैं जिसे कहते हैं एजेंडा 21। तो देखते हैं क्या है रियो डी जेनेरो का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून माह की बात है और जून माह में 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र के अध्यक्ष जो हैं कहाँ इकट्ठे होते हैं? ब्राज़ील देश में इकट्ठे होते हैं। और ब्राज़ील देश के भी कौन से शहर में? तो बच्चों, रियो डी जेनेरो शहर में सभी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इकट्ठे होते हैं और इसे कहते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। तो बच्चों, आपसे पूछा जाएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको बताना है जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो जो शहर है जो कि ब्राज़ील में स्थित है वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य था पर्यावरण को बचाना और संसाधनों का सीमित और सावधानी पूर्वक उपयोग करना, जिससे कि हमारा आर्थिक विकास भी हो और सामाजिक और आर्थिक विकास में जो भी समस्याएं आने वाली हैं उनका सामना किस प्रकार से हो, इसके लिए भी यह सम्मेलन बुलाया गया था। तो आप देख सकते हैं रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में यह सम्मेलन हुआ था। इस आयोजन का क्या उद्देश्य था, यानी कि किस लक्ष्य को लेकर के यह आयोजन हुआ था? तो हम कहेंगे उभरते पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए यह सम्मेलन हुआ था। शामिल नेताओं ने सम्मेलन में भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और सम्मेलन में वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई थी। वह 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली थी। तो एजेंडा 21 क्या है? तो हम कहेंगे एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। तो कुछ बातों पर इसमें सहमति हो गई थी एजेंडा 21 के तहत कि हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, किस प्रकार से पर्यावरण को बचाना होगा और संसाधनों का संरक्षण करना होगा और आने वाले भावी पीढ़ी के लिए कुछ कदम भी उठाने होंगे। इसका उद्देश्य यानी एजेंडा 21 का जो उद्देश्य था वह था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना तथा प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। तो इस प्रकार से हमने देखा 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो शहर में होता है जो कि ब्राज़ील में है और उसमें एजेंडा 21 पर जो है सभी राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित रूप से सहमत हो जाते हैं। यहाँ एक कार्य सूची है, यानी एजेंडा 21 जो है एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं व सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से उसका निपटारा हो जाए। तो इस प्रकार से एजेंडा 21 में पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से जो निपटारा है उसके लिए प्रयास किए जाएंगे और सम्मिलित रूप से इस पे सभी लोग सहमत हो जाते हैं। सभी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं संसाधन नियोजन की। संसाधनों का नियोजन यानी योजनाबद्ध रूप से संसाधनों का प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि इस प्रकार से सावधानी पूर्वक संसाधनों का प्रयोग करना कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और संसाधनों का अति दोहन या अति उपभोग भी ना हो। तो इस प्रकार से
इसके द्वारा यानी संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। भारत में संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है। भारत देश की यदि हम बात करें, हमारे देश में हम देखते हैं कि भौगोलिक विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें कि कई राज्यों में संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक है, यानी प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं, और कुछ राज्यों में है जो संसाधनों का बहुत ही अभाव है। और इस प्रकार से इन राज्यों में विकास में भी असमानता देखने को मिलती है। तो हम क्या कहेंगे कि भारत देश में भी यह संसाधनों की मात्रा जो है कम और ज़्यादा पाई जाती है, और यदि कहीं पर हमें देखने को मिलता है कि संसाधन पाए गए हैं तो उनकी गुणवत्ता में भी अंतर देखने को मिलता है। तो भारत में संसाधनों का वितरण एक जैसा नहीं है, इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। कई राज्यों के पास में प्रचुर मात्रा में खनिज हैं, तो अन्य के पास में जो है संसाधनों का अभाव भी है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कौन से राज्य की, हम बात कर सकते हैं झारखंड राज्य की, जो कि भारत का एक प्रमुख राज्य है। वहां पर भी खनिज संसाधनों की बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अन्य संसाधनों का अभाव भी देखने को मिलता है। वहीं हम यदि राजस्थान राज्य की बात करें, जहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सकता है, तो वहाँ पर जल संसाधन की उपलब्धता नहीं है, यानी कि संसाधनों के आधार पर भी भारत के राज्यों में असमानता देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे झारखंड राज्य में खनिजों के प्रचुर भंडार है, लेकिन वहाँ अन्य सुविधाओं का अभाव है। तो यह है हमारा झारखंड राज्य। और हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ग्रेनाइट, कोयला, लौह अयस्क, चूना, माइका, कॉपर और ग्रेफाइट पाए जाते हैं, यानी कि झारखंड में खनिजों की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है, और इस आधार पर यह खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। लेकिन यहाँ पर अन्य संसाधनों जैसे कि जल संसाधन और अन्य प्रकार के जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं उसका भी अभाव देखने को मिलता है। इसी तरीके से यदि हम हमारे स्वयं के राज्य राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अच्छा उत्पादन हो सकता है, और यहाँ पर इनकी प्रचुर मात्रा भी है, लेकिन हम कहेंगे कि राजस्थान में जल संसाधन की कमी है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि संसाधनों के आधार पर विभिन्न राज्यों में अंतर देखने को मिलता है, अतः राज्यों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल अति आवश्यक हो जाता है, और विवेकपूर्ण इस्तेमाल अति आवश्यक हो जाता है यानी कि संसाधनों का नियोजन अति आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए ज़रूरी है कि योजना बनाते समय हम तकनीक का ध्यान रखें, हम कौशल का ध्यान रखें और संस्थागत बातों का भी ध्यान रखें। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही हमने ऐसा प्रारंभ कर दिया था कि हम अपनी तकनीक पर भी ध्यान देते हैं, कौशल पर भी और संस्थागत बातों पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत संसाधनों के नियोजन में जो है बहुत पहले से ही जागरूक हो गया था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही ऐसा करना हमने प्रारंभ कर दिया था। भारत में संसाधन नियोजन के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं कि हमें यह देखना चाहिए कि भारत के जो भी राज्य हैं वहाँ पर कौन कौन से संसाधन किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके लिए हमें एक तालिका बनानी चाहिए कि भारत के कौन से राज्य में किस प्रकार का संसाधन मौजूद है। इसी के साथ हमें उसकी मात्रा का भी एक सर्वे करना चाहिए अथवा सर्वेक्षण करना चाहिए, और हमें उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें संसाधनों का नियोजन भी भारत में करना चाहिए। तो हम कहेंगे पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी एक तालिका या टेबल बनानी इसमें शामिल हो जाती है। फिर उपयुक्त कौशल, तकनीक और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना चाहिए, और संसाधन विकास नियोजन और राष्ट्रीय विकास नियोजन के बीच सही तालमेल भी बिठाना चाहिए। यानी कि संसाधनों का विकास
और राष्ट्र के विकास को दोनों को आपस में जोड़ करके देखना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से संसाधनों का नियोजन हो पाया है और संसाधन नियोजन से राष्ट्र का विकास भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का संरक्षण है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, यानी कि संसाधन संरक्षण किसी भी तरीके के विकास में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसाधन की ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग से बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं, जिसमें हमने बात की पर्यावरण प्रदूषण की, भूमि के निम्नीकरण की और ओजोन परत के अपक्षय की। और यह समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही पर्यावरण संरक्षण और संसाधन संरक्षण दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी के लिए हमारे बहुत से नेताओं ने अपनी अपनी चिंताएं समय समय पर प्रकट की हैं, जिसमें हम महात्मा गांधी जी की बात भी कर सकते हैं, जो कि उनके कथन से स्पष्ट होता है कि वे भी संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने इस कथन में यह भी कहा कि हम किसी का पेट भरने के लिए तो हमारे पास में बहुत संसाधन है, लेकिन किसी की पेटी भरने के लिए हमारे पास में संसाधन नहीं है। तो इस प्रकार से गांधी जी अति उत्पादन के खिलाफ थे और संसाधनों के अति दोहन के भी खिलाफ थे, यानी कि वे सोचते थे कि संसाधनों का संरक्षण जरूरी है और उनका सावधानी पूर्वक प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। पृथ्वी पर संसाधन चूंकि सीमित है, इसीलिए उनका अंधानुकरण रूप से दोहन नहीं होना चाहिए, उनका अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा यदि हमने इनका अंधाधुंध रूप से दोहन करना जारी रखा। फिर हमारा अस्तित्व ही, यानी प्राणी जगत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम संसाधनों का क्या करें। तो बच्चों, हमें संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। वर्तमान समय की एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है कि हम संसाधनों का नियोजित रूप से प्रयोग करें, संसाधनों का संरक्षण भी करें। तो इस प्रकार से हमने अध्याय के दूसरे भाग में संसाधनों के विकास, संसाधनों के नियोजन और संरक्षण को जाना। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।